हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ कमल। बेटा, हम आज डिस्कस करेंगे जो हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे हैं। उसमें हम जिस हिस्से को कवर कर रहे थे वो था जूफिली पॉलिनेशन, यानी एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स को हमें देखना था। हमने जो एनिमल पॉलिनेशन वाला हिस्सा है, एनिमल पॉलिनेशन वाले हिस्से में हमने आपको बताया था कि कैसे जो चमगादड़ से यानी बैट से पॉलिनेशन क्या कहलाता है, स्नेक से पॉलिनेशन क्या कहलाता है, और चींटियों से जो पॉलिनेशन होता है, बर्ड से पॉलिनेशन होता है, कुछ स्नेल से पॉलिनेशन होता है और कुछ इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। और जो हमने ये देखा था कि जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसमें 80% लगभग 80% हिस्सा अकेले बीज का कंट्रीब्यूशन होता है। बी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब इसमें से कुछ विशेष एग्जाम्पल थे, वो जूफिली के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं पहले से ही। एक है फिग वेस्प, फिग और फिग वेस्प। फिग क्या है बेटा? वो फाइकस स्पीसीज है। फिग जिसे आप लोग कॉमनली गांव में गूलर के नाम से जानते हो, और जो पीपल में होता है, ठीक ना, जो पीपल के फल लगते हैं, और जो पीपल लाइक एक पौधा होता है, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा लोकल में, ठीक ना, वो फाइकस स्पीसीज होती हैं। याद रखिएगा, जो फिग होता है ना, फिग होता है वो फाइकस स्पीसीज हैं, फाइकस स्पीसीज हैं। इसमें से एक स्पीसीज जो गूलर वाली प्रजाति होती है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, फाइकस की वो प्रजाति, वही सिर्फ एडिबल होती है, वो खाया जाता है, लोग उसको खाते भी हैं। तो ठीक, अब ये फिग में पॉलिनेशन कैसे होता है, इस चीज़ को समझना है बेटा। फिग में जो फिग होता है बेटा, जो फिग होता है, जो गूलर होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का इंसेक्ट होता है जिसका नाम है ब्लास्टोफाइगा स्पीसीज, ठीक ना। ब्लास्टोफाइगा स्पीसीज जो होता है इसको हम फिग वेस्प कहते हैं, ठीक ना। ये क्या है? ये एक फिग वेस्प है, यही फिग वेस्प इस फिग को, यानी इस गूलर के जो फ्लावर होते हैं उसी को ये पॉलिनेट करते हैं, और ये सिर्फ एक दूसरे के लिए ही रहते हैं, एक दूसरे के बिना ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मजनू वाली हाल छोड़ दीजिए, कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तो वो तुम्हारे बगैर मर जाते हैं, वो पता नहीं मरते हैं कि नहीं मरते, मुझे नहीं पता, ऐसे कहने वाले बहुत से मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर ये सच्चाई देखा जाए कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तो वो 100% अगर लागू होता है तो फिग और फिग वेस्प पर लागू होता है। कैसे होता है ये, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा। देखो, आप गूलर का प्लांट, आपको मैं क्या एक काम करूंगा कि जब मैं जूम पे लाइव आऊँगा तो उसकी एक स्लाइड शेयर करके उसमें आपको समझा दूंगा। अभी आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर। देखो, गूलर का जो फल होता है, गूलर के फल को अगर आप ऐसे काटते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये, ठीक ना, आपने सपोज उसका एक ऐसे सेक्शन किया है, ठीक ना, सेक्शन किया है, और वो सेक्शन करने के बाद इसमें होता क्या है, जो गूलर, अच्छा आप लोग कहते हो कि जो गूलर होता है गांव में बड़ी कहावत है कि गुलरी के फूल हो गए हो। तो गुलरी फूल का मतलब है कि उसका फूल तो दिखता नहीं। लोग कहते हैं कि गूलर का फूल कैसा होता है, ऐसा होता है, बचपन में बड़ी इसके बारे में कहानियां भी सुने हैं कि इसका फूल, बेटा एक चीज़ जान लो, इसका फूल इसके फल के अंदर ही होता है। एक्चुअली इसका ट्रू फल तो होता नहीं, फॉल्स फ्रूट होता है, किसी ये थैलमस से डेवलप होने वाला, ये फ्लावर थैलमस से डेवलप होता है इसका फ्रूट, तो ये फॉल्स फ्रूट होता है जो फिग होता है। ट्रू फ्रूट होता नहीं है ये। तो इसके फल के अंदर, इसके अंदर अगर आप खोल करके देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार के ऐसे फ्लावर्स दिखाई देंगे बेटा, ठीक ना। ऐसे आपको कुछ फ्लावर्स ऐसे दिखाई देंगे, ठीक ना। और यहाँ पर एक ऐसे टनल की तरह एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, ऐसे टनल, ठीक ना, एक छोटा सा पोर रहेगा, ये ऐसे टनल की तरह ऐसे आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक ना, टन। ये यहाँ पर दोनों फ्लावर होंगे, यानी मेल फ्लावर भी होगा और इसमें फीमेल फ्लावर भी होगा। तो होता क्या है, फिग वेस्प पे यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम ऑस्टियोल कहते हैं।
ऑस्टियोल कहते हैं, जो फिग वैस्प होता है यानी जो ब्लास्टोफाइगा स्पीसीज होता है, इसी से इसके अंदर प्रवेश करता है। समझ लीजिएगा, बाकी हम एक स्लाइड शेयर करेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे, ठीक ना। अभी आप कोशिश कीजिए समझने की कि यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक ना। फिग वैस्प क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। फिग वैस्प इसके अंदर एंटर करता है तो जो फिग का प्लांट होता है ये बेटा प्रोटोएंड्रस होता है। अब ये प्रोटोएंड्रस क्या होता है बेटा, ये हम पढ़ेंगे जब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसमें एक डाइकोगैमी नाम का एक टर्म आएगा। किसी प्लांट में पहले एंथर मैच्योर हो जाता है और किसी प्लांट में पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है। तो यदि पहले उस प्लांट का एंथर मैच्योर होता है तो उसको प्रोटोएंड्री कहते हैं, उसको प्रोटोएंड्री कहते हैं। और जिस प्लांट का स्टिग्मा जिस प्लांट का स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए बेटा। मैंने कहा कि देखो ये क्या करते हैं, ये फिग में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रक्रिया को अपनाने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप किया है। वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आगे समझेंगे। वो होता क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन को अपनाने के लिए इन्होंने अपने अंदर जो एडाप्टेशन को डेवलप किया है, ये करते क्या है, पहले एंथर को मैच्योर कर देंगे। तो एंथर को मैच्योर कर देंगे तो एंथर स्फुटन होकर के किसी दूसरे फ्लावर को जाकर के वो फर्टिलाइज कर दिया। और बाद में स्टिग्मा मैच्योर होता है। इसका तो एंथर पहले मैच्योर हो चुका था, अब खत्म हो गया होगा। अब जब इसका स्टिग्मा मैच्योर हुआ तो दूसरे फ्लावर का एंथर से निकला पॉलन ग्रेन इसको आकर के फर्टिलाइज करेगा, पॉलिनेट करेगा, तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो फिग का प्लांट होता है, फिग के प्लांट में बेटा ये प्रोटोएंड्रस होता है, यानी कि पहले इसका एंथर मैच्योर होता है, ठीक ना। पहले इसका एंथर मैच्योर होगा। तो समझिएगा पहले तो इसी के अंदर फिग वैस्प पाया जाता है। समझिएगा, इसी के अंदर फिग वैस्प है। और फिग वैस्प एंटर कैसे किया था, फिग वैस्प पॉलन उसके शरीर में लगा हुआ था। आप कहोगे कि पहले से कहाँ से लग गया, समझिएगा पहले, फिर आप लास्ट में उसको कंक्लूजन पे जाइएगा। कोई फिग वैस्प है, सपोज यहाँ पर मैंने कहा कि ये फिग वैस्प है, ठीक ना, फिग वैस्प है। ये फिग वैस्प में क्या है, पहले इस पे पॉलन इसके ऊपर इसकी बॉडी पर लगा हुआ है, पॉलन लैडन फिग वैस्प है। इससे इंटर करेगा, इसके अंदर जाएगा। जाने के बाद जो फीमेल वाला हिस्सा है उसको पॉलिनेट कर देगा। सपोज मैंने कहा ये फीमेल वाला हिस्सा है, इसको क्या किया, इसको पॉलिनेट कर दिया। पॉलिनेट कर देता है तो पॉलिनेट करने के बाद इसी के अंदर जो फीमेल फिग वैस्प होती है, इसी के अंदर अपने अंडे देती है, ठीक ना, इसी के अंदर अपने अंडे देती है। और जब अंडे देती है तो अंडे क्या करते हैं, इसी फिग जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी के ऊपर ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये उसका क्या हुआ बेटा, ये उसका फीमेल पार्ट हुआ। फीमेल पार्ट के ऊपर एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम गाल कहते हैं, ठीक ना। इसी के अंदर इसका लार्वा डेवलप होगा, इसी के अंदर फिग वैस्प का लार्वा डेवलप होगा। तो सारे फीमेल फ्लावर के ऊपर तो ये गाल बना नहीं देगा, सारे फीमेल फ्लावर के ऊपर गाल बना देगा तो सारा फीमेल फ्लावर रप्चर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ फीमेल वाले कुछ स्टिग्मा को ये क्या करता है, पॉलिनेट कर चुका होता है, और कुछ स्टिग्मा पे ये अपने अंडे देता है, और अंडे देता है तो उसके ऊपर गाल बनाता है। तो गाल बनता है तो इसके अंदर जो लार्वा होते हैं, वो लार्वा दो तरह के हो सकते हैं, एक मेल लार्वा, एक फीमेल लार्वा। तो लार्वा क्या करता है, लार्वा इसके फीमेल वाले पार्ट को खाता भी रहता है। कुछ एंथर जो पॉलन ग्रेन होता है उसको भी खाता रहता है, ठीक ना। पॉलन ग्रेन तो बनता नहीं, पहले तो जान लो भी बाद में बनेगा। तो क्या होता है, इसमें इसको लार्वा को फूड भी मिल जाता है। तो फूड मिलता है, और फूड जब मिला तो क्या किया, इसका जो लार्वा है, समझिएगा बेटा, इसके जो लार्वा है, मेल और फीमेल दो तरह के लार्वा है। तो मेल लार्वा निकलता है, सुनिएगा, मेल लार्वा निकल करके जो मेल लार्वा है वो इनका मेटामॉर्फोसिस होगा, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होकर के क्या बनाए, एक फीमेल फिग वैस्प बना लिया, एक मेल फिग वैस्प बना लिया। इसी गाल से निकल करके एक मेल लार्वा था, एक फीमेल लार्वा था, दोनों निकल करके एक मेल फिग वैस्प बनाया, एक फीमेल फिग वैस्प बनाया। सारी घटनाएं इसी के अंदर हो रही हैं। तो मेल फिग वैस्प क्या करता है, फीमेल फिग वैस्प को इसी के अंदर ही फर्टिलाइज कर देता है। बात समझ में आई इतनी? क्या किया, मेल फिग वैस्प निकल करके इस गाल से फीमेल फिग वैस्प को फर्टिलाइज कर दिया, क्योंकि लार्वा से वो मैच्योर हो चुके थे। मेल फिग वैस्प और फीमेल फिग वैस्प बन चुके थे। और जो फीमेल फिग वैस्प यहाँ पर जो अंडे देती, अंडे देने के बाद उसी के अंदर वो मर जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। इतना भी जानते रहिएगा।
फीमेल फिग वेस्प उसी के अंदर मर जाती है, वो अंडे देने के बाद बाहर नहीं निकल पाती है। तो जो यहाँ पर जो अंडे हैं, अंडे से जो लार्वा बना, और लार्वा किस में बनता है, गाल में बनता है, और लार्वा एक मेल लार्वा बनेगा, एक फीमेल लार्वा बनेगा, मेल फीमेल फिग वेस्प बनेंगे। तो जो मेल फिग वेस्प है, फीमेल फिग वेस्प को वहीं पर अंदर ही वो फर्टिलाइज कर देगा। अंदर फर्टिलाइज कर देता है तो मेल फिग वेस्प भी उसी के अंदर मर जाएगा, मेल फिग वेस्प भी उसी के अंदर मर जाएगा। अब क्या करेगा, तो जो फीमेल फिग वेस्प है, फीमेल फिग वेस्प अब यहाँ से क्या करेगी, फर्टिलाइज हो चुकी है, अब यहाँ से वो निकलने का प्रयास करेगी। तो यहाँ से वो जब निकलने का प्रयास करेगी तो यहाँ पर जो मैं ये रेड कलर का थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ये रेड कलर का यहीं पर बेटा एंथर होगा। अब इसका एंथर मैच्योर हो चुका होगा, ठीक ना, अब इसका एंथर मैच्योर हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, पहले इसका स्टिग्मा मैच्योर हुआ था, ठीक ना, इसका स्टिग्मा मैच्योर हुआ था। अब क्या हुआ, अब इसका एंथर मैच्योर हुआ होगा। स्टिग्मा तो इसका फर्टिलाइज हो चुका है, सीड बन चुके हैं इसके अंदर वो सीड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब फीमेल फिग वेस्प जब इससे निकलेगी तो एंथर को टच करते हुए निकलेगी, यहाँ से एंथर को टच करते हुए निकलेगी। जो एक नई जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की जो फीमेल फिग वेस्प निकलेगी, वो इस एंथर को टच करते हुए निकलेगी, फिर इसको यहाँ से निकलेगी तो उसकी बॉडी पर ये एंथर से क्या लग जाएगा, उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन काफ़ी ढेर सारे चिपक जाएंगे। जब ढेर सारे उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे तो वो क्या करेगी, फिर दूसरे फिग फ्रूट के अंदर जाएगी, फिर वहाँ से जब एंटर करेगी तो उसकी बॉडी में इसका पॉलन ग्रेन लग चुका है। अब इसका पॉलन ग्रेन जा करके उस फिग के, जैसे मैंने कहा ये दूसरा फिग यहाँ पर ये मैंने बना दिया, ठीक ना। अब इसके अंदर जब आएगी, दूसरी फिग जब इसके अंदर एंटर करेगी तो उसकी बॉडी पर इसका पॉलन लग चुका है, अब आकर के इसको ये पॉलिनेट कर देगी। तो इसको पॉलिनेट कर देगी और पहले से यहीं पर फर्टिलाइज भी हो चुकी थी, यहाँ पर फिर वो अंडे देगी। समझ में आई बात, यहाँ पर वो फिर अंडे देगी तो उसकी नई जनरेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा कि अगर ये फिग वेस्प अगर मर जाएं, यकीन कीजिए फिग वेस्प अगर मर जाएं तो ये जो फिग का प्लांट है, जो फाइकस का प्लांट है, ये भी खत्म हो जाएगा। और याद रखिए फिग जो होता है, जो गुलर का जो पौधा होता है, ये की स्टोन स्पीसीज माना जाता है। इसको हम इकोलॉजी में समझेंगे बेटा, जब एनवायरनमेंट वाला हिस्सा पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता प्लांट होता है जब बारिश के दिनों में इतना ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन करता है, इतना ज़्यादा फल का प्रोडक्शन करता है कि ये कई सारे वहाँ पर एनिमल और बर्ड्स के लिए अदर जो वहाँ पर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ अमाउंट्स में फूड का प्रोडक्शन करता है, जिससे वो वहाँ पर जीवित रह पाते हैं। ये की स्टोन स्पीसीज माना जाता है। तो एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते हैं, फिग और फिग वेस्प। अगर फिग खत्म हो गया, फिग वेस्प खत्म हो गया तो ये प्लांट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनेट नहीं हो पाएगा, पॉलिनेट नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, अगली जनरेशन नहीं आएगी। और फिग खत्म हो गया तो फिग वेस्प के लिए यहाँ पर अंडे देने के लिए कोई ऐसा स्थान ही नहीं बचेगा, तो वो खत्म हो जाएंगे। सोचिए एक फिग वेस्प, इतना बड़ा प्लांट, और एक छोटा सा टीनी सा फिग वेस्प, वो एक दूसरे के बगैर वो नहीं रख सकते हैं। तो सच्ची प्रेम कहानी जो होती है एक दूसरे के लिए कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, तो वो सच में लागू होता है, इन दोनों पर लागू होता है। और जो सड़क छाप मजनू होते हैं वो तो सिर्फ ऐसे बस बातें करते हैं बस। ठीक, चलो ये समझ में आया बेटा। जब जूम क्लास लेंगे बेटा उसमें हम आपको एक स्लाइड शेयर कर देंगे, या फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्लाइड है मेरे पास, वैसे आप गूगल करोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा इसकी लाइफ साइकिल। आप लाइफ साइकिल फिग एंड फिग वेस्प पे डालेंगे तो उसमें आपको एक स्लाइड आ जाएगी, आप उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं बेटा। चलो आगे देखेंगे बेटा, सेल्विया लीवर मैकेनिज्म। ये एक ऐसा प्लांट है बेटा जिसका फ्लावर कुछ इस तरह का होता है बेटा, ठीक ना, जिसका फ्लावर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक ना, लीवर के स्ट्रक्चर का ये कुछ इस तरीके का उसका फ्लावर होता है। इसके अंदर बेटा यहीं पर एक कनेक्टिव होता है बेटा, यहां पर इसका क्या होगा, यहां पर इसका स्टिग्मा हो गया, ये उसका एंथर हो गया, दूसरे कलर से बना देते हैं, ठीक ना, ये उसका एंथर हो गया, ठीक ना, ये उसका एंथर हो गया, बाइलोब्ड एंथर हो गया। अब क्या होगा, ठीक ना, ये सेल्विया का मैंने फ्लावर बनाया, ठीक ना, सेल्विया का मैंने फ्लावर बनाया। तो अब क्या करेगा, सेल्विया में अगर कोई भी इंसेक्ट आता है, ठीक ना, ये सारे के सारे इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक, कोई भी इंसेक्ट आएगा, जब कोई इंसेक्ट आएगा तो इस पे बैठ जाएगा, ठीक ना, सपोज कोई इंसेक्ट आया,
सपोज कोई इंसेक्ट आया इस पे बैठ गया, ठीक ना, सपोज कोई इंसेक्ट आया इस पे बैठ गया। बेटा अभी जो फिग में हमने याद आ रहा है, फिग में हमने प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी बोला था बेटा, उसको अवॉइड कीजिएगा, मैं बताऊंगा। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी उसके अवॉइड कीजिएगा कि पहले कौन सा मैच्योर होता है बाद में कौन सा। तो याद रखिए थोड़ा सा मैंने उसमें गलत बोला, उसमें वो प्रोटोगाइनी होता है, फिग जो होता है वो प्रोटोगाइनी होता है, उसमें पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है, बाद में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है। एक्चुअल में जो प्रोटोएंड्री होता है वो इसमें होता है, ठीक ना, सेल्विया में होता है। तो अभी इसको आप अवॉइड कर दीजिए, प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी। जो डाइकोगैमी वाला हिस्सा है वो हम एक टर्म्स है आगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसमें हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी को दिमाग में मत लाइएगा, ठीक ना, अभी सिर्फ उसके आप लाइफ साइकिल को समझे रहिएगा। और ये फिग और फिग वेस्ट कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, इसको याद रखिएगा। ये मैच द कॉलम में, ये जितना मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, ये मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक। चलो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर एक फिग वेस्ट नहीं, यहाँ पर कोई एक इंसेक्ट आएगा, ठीक ना, कोई एक इंसेक्ट आया बेटा, कोई एक इंसेक्ट आएगा। तो इंसेक्ट आएगा, जैसे इस पे बैठेगा तो यहाँ पर दो तरह के एंथर होते हैं, दो तरह के, एक फर्टाइल एंथर होता है, एक अनफर्टाइल एंथर होता है। जो नीचे वाला ये एंथर है ये अनफर्टाइल है, ऊपर वाला जो एंथर है ये फर्टाइल एंथर है, बीच में कनेक्टिव भी होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये इसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये वाला है, ये इसका स्टाइल है, ठीक ना, ये इसका स्टाइल है, ठीक ना। यहाँ पर इसकी ओवरी होगी, यहाँ पर इसकी ओवरी होगी, ठीक ना। और ये है इसका एंथर, ये है इसका एंथर। अब होगा क्या, अब देखो लीवर के जैसा स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, लीवर के जैसा। तो क्या करेगा, जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पर आकर के इसके ऊपर बैठेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रेशर पड़ेगा, तो ये ऐसे एक पेंडुलम के, घड़ी के पेंडुलम के समान ऐसे होता है, आकर के उसको ऐसे टच कर लेगा। तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर से ऐसे आकर के इसको ऐसे यहाँ पर ये टच कर लिया इसको, ठीक ना। इंसेक्ट को आकर के इस पे ये इसका एंथर टच कर लिया। इंसेक्ट आया किस लिए था, इंसेक्ट आया था वहाँ पर पॉलन ग्रेन और नेक्टर के लिए, यहाँ पर इंसेक्ट आया था और वो इसने इसको टच किया और उसको मिल गया क्या, उसको मिल गया वहां पर उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं बेटा पॉलन ग्रेन। एक मिनट बेटा, फिर से समझ लीजिए बेटा, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कि जैसे आकर के इस पे बैठेगा पॉलन ग्रेन और नेक्टर के लालच में ये इंसेक्ट यहाँ पर आया है, जैसे बैठेगा इस पे प्रेशर पड़ेगा, पॉलन ये जो एंथर वाला है, एंथर उसकी बॉडी पे आकर के चिपक जाएगा, तो उसकी बॉडी पे ढेर सारे पॉलन लग जाएंगे, ढेर सारे पॉलन लग गए। अभी क्या मैच्योर हुआ है, अभी एंथर मैच्योर हुआ है, स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं है। तो जैसे ही स्टिग्मा जब मैच्योर होगा तो यहाँ पर मैं एक दूसरा फ्लावर बना रहा हूँ, ठीक ना, दूसरा फ्लावर बना रहा हूँ ये, ठीक ना। इसका एंथर मैच्योर होकर के ये खराब हो चुका है, ठीक ना, मैच्योर होकर के पहले से ही खराब हो चुका है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसका स्टिग्मा कुछ इस तरीके से ऐसे मैच्योर होकर के यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या करेगा, जैसे ही, ठीक ना, जैसे ही यही मौत, इसकी बॉडी पर क्या लगा हुआ है, इसकी बॉडी पर एंथर लगा हुआ है। अब क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये बैठेगा, बैठने के लिए यहाँ पर ये आएगा, तो इसकी बॉडी पर तो एंथर पहले से ही लगा हुआ है। तो अब क्या करेगा, इसका स्टिग्मा अब मैच्योर हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करेगा, इसको पॉलन ये दे देगा, तो इसको पॉलन दे देगा, इस तरीके से ये पॉलिनेट हो जाता है। इसी को कहते हैं बेटा लीवर मैकेनिज्म, ठीक ना, इसी को कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। वर्ड समझ में आ रहा है बेटा, हाँ, ठीक ना, लीवर मैकेनिज्म। मैं बोल भी दे रहा हूँ बेटा, गलत मत लिखिएगा। इसी को कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। ये देखने को मिलता है किसमें, सेल्विया में, इंपॉर्टेंट, ठीक ना, सेल्विया में देखने को मिलता है। इस तरीके से इसमें ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। चलो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। कैलोट्रॉपिस सबके आसपास होगा, जिसको हिंदी में गांव में मदार का प्लांट कहते हैं, ठीक ना, मदार का प्लांट कहते हैं। एक्चुअल में जो मदार का प्लांट होता है बेटा, वो जो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है बेटा। ये इसके अंदर एक ट्रांसलेटर अपरेटस पाया जाता है, यानी ट्रांसलेटर उपकरण। ट्रांसलेटर मतलब ऐसा कि नहीं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ऐसा नहीं। जब मदार के आप प्लांट को देखेंगे तो उसमें जो मेल वाला हिस्सा होता है, उसमें आपको कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक ना, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। होता बहुत छोटा सा है, ठीक ना, ये उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें होता क्या है समझ लीजिएगा बेटा। कैलोट्रॉपिस मदार वाले में क्या होगा, ये होता है बेटा, ये पॉलन सैक होता है, इसी के अंदर ढेर सारे पॉलन भरे होते हैं, ठीक ना, इसी के अंदर ढेर सारे पॉलन भरे होते हैं, जिसको हम पॉलिनिया कहते हैं, ठीक ना, जिसको हम पॉलिनिया कहते हैं। और ये एक स्टाक से जुड़ा होता है, ठीक ना, ये एक स्टाक से जुड़ा होता है, जिसको हम कॉर्डिकल कहते हैं,
ठीक ना, कॉर्डिकल कहते हैं। स्ट्रक्चर को भी याद रखिएगा बेटा, कॉर्डिकल कहते हैं। यहाँ पर ये होता है, ये इसका डिस्क होता है, डिस्क होता है, और ये यहाँ से जहाँ से कोई भी इंसेक्ट आकर के उसको पकड़ करके उड़ जाता है, उसकी कुल मिला के उसके पैर में उलझ जाता है, उसकी बॉडी में उलझ जाता है, जिससे आसानी से उड़ जाता है। अब ये मत देखिएगा कि इतना भारी सा है, छोटा सा इंसेक्ट कैसे लेकर के उड़ जाएगा। यहाँ इतना भारी सा मैंने बनाया है, वो तब वो छोटा सा है, ठीक ना। हाँ, ये होता है बेटा ट्रांसलेटर। इन दोनों को मिला करके बेटा, इन दोनों को मिला करके कॉर्पस्कुलम कहते हैं, ठीक ना। इन दोनों को मिला करके, यहाँ पर इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलम, ठीक ना, कॉर्पस्कुलम कहते हैं इन दोनों को मिला करके, ठीक ना। तो अब देखिए इसी के अंदर क्या भरा है, पॉलन ग्रेन भरा है। अब क्या करेगा, कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आएगा बैठेगा, ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, उसके पैर में ये फंस जाएगा, यहाँ से लेकर के उड़ जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, उसको जा करके ये पॉलिनियम ऑलरेडी इसमें रप्चर हो चुके होते हैं, ठीक ना, ये रप्चर हो चुके होते हैं, इससे पॉलन ग्रेन निकलेगा, जहाँ जगह ये जहाँ फीमेल फ्लावर होगा उसको ये पॉलिनेट करते जाएंगे। समझ में आई बात। ये ट्रांसलेटर अपरेटस होता है, इसको हम क्लिप मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। ये क्लिप मैकेनिज्म, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा, क्लिप मैकेनिज्म, ठीक ना। अब आगे देखते हैं बेटा, यूका को इवोल्यूशन, ठीक ना, को इवोल्यूशन या इंट्रैक्शन, एनसीईआरटी ने इसको दिया है बेटा, इस चीज को भी समझ लीजिए बेटा। अब देखो होता क्या है, पहले यूका का यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ठीक ना, यूका का यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए समझिएगा इसको बेटा। यूका एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें एक विशेष प्रकार का मॉथ होता है जिसको यूका मॉथ कहते हैं, और यूका के कई सारी स्पीसीज होती हैं और यूका माथ की भी कई सारी स्पीसीज होती हैं। तो कोई एक विशेष यूका मॉथ और एक विशेष यूका मॉथ की यूका प्लांट की स्पीसीज पर जाकर के ही वो अपने पॉलिनेट करता है। दोनों का, मैंने क्या कहा, यूका मॉथ की भी कई सारी स्पीसीज होती हैं और यूका प्लांट की भी कई सारी स्पीसीज होती है। तो ये प्लांट और ये माथ दोनों का आपस में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में एक स्पेसिफिक रिलेशन है, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों का एक साथ इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वही हाल है इनका भी, कि जैसे एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, कि कुछ ऐसा इनके साथ भी है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो एनसीईआरटी में दिया है, ऐसा माना जाता है, प्रूफ भी है इसके बेटा, कि होता क्या है, जब यूका प्लांट बने थे उसी दौरान ये यूका मॉथ भी बना था, तभी तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। होता क्या है इसमें, यूका मॉथ को अंडे देने के लिए और उस अंडे को प्रोटेक्शन के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है, तो उस स्थान के लिए, समझिएगा बात को, वो स्थान देता कौन सा है, यूका का फ्लावर देता है। तो यूका का फ्लावर कुछ इस तरीके का होगा, उस फ्लावर में आकर के यूका मॉथ आकर के उसमें अपने अंडे देगा, और वहां पर कुछ पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर को भी वो खाता है, और वहां पर उसके अंडे देने के बाद उसके लार्वा भी बनते हैं, और लार्वा के लिए एक ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है, यानी यूका मॉथ के लिए एक ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है। वहां पर वो आसानी से अपने अंडे देगा, वहां से अंडे से उसके इंसेक्ट डेवलप हो जाएंगे, उसकी जनरेशन बढ़ जाएगी, और होगा क्या, यूका को बदले में क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। यूका को बदले में वो फर्टिलाइज भी आसानी से कर देते हैं बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे बेटा, अगला देखेंगे अब एरिस्टोलोकिया का इतना सिर्फ जानते रहो बेटा, एरिस्टोलोकिया को सिर्फ इतना जानते रहो। इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसा फ्लावर होता है, फ्लावर में कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब उसके अंदर कोई एक मक्खी जाती है, कोई भी एक इंसेक्ट जाता है, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, कोई भी एक मक्खी जाएगी, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए वो ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, मक्खी उसके अंदर छटपटाती है, छटपटाने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो निकल जाएगी, तो उसके ऊपर पॉलन लग चुका होगा, फिर किसी दूसरे फ्लावर में जाएगी, तो वहां पर जाकर के उसको पॉलिनेट भी कर देगी। फिर ऐसे ही यानी वो खुलता बंद होता है, जब उसके अंदर मक्खी बैठती है तो थोड़ी देर बंद हो जाता है, वो मक्खी निकलने का प्रयास करती है, फिर उसमें क्या होगा, उसके ऊपर बॉडी पर पॉलन लग जाते हैं, पॉलन लगने के बाद क्या होगा, दूसरे फ्लावर में जाएगी, सेम कंडीशन होगा, वो पॉलिनेट कर देगी। इस तरीके से ये एरिस्टोलोकिया प्लांट में होता है, ये फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म है, याद रखिएगा। मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ठीक ना। ओफायरस क्या होता है, ये हैरी वैस्प होता है, एक कोल्पा वैस्प होता है, एक ऐसा कीड़ा बेटा जिसके ऊपर छोटे छोटे टीनी हेयर्स होते हैं। वो टीनी हेयर्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं, पॉलन ग्रेन को वो पकड़ लेते हैं, वो जाकर के
किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, आसानी से वो पॉलिनेट कर देते हैं। ये हो गया आपका ओफायरस, याद रखिएगा बेटा, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। एमार्फोफाइलस क्या चीज़ है? एमार्फोफाइलस सबसे टालेस्ट फ्लावर है, 6 फीट लंबाई होती है बेटा। इसका आप गूगल करोगे तो आप देखोगे, देखने में तो बड़ा ही सुंदर फ्लावर होता है, लेकिन इसकी स्मेल बड़ी ही बेकार होती है। आप इसके आसपास नहीं खड़े हो सकते, आसपास खड़े होगे तो अपने नाक को दबा करके ही खड़े हो पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बैड अडर होती है, बड़ी अजीब सी इसमें दुर्गंध होती है। तो होता क्या है, इसके पास जो होंगे बेटा, जो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो सिर्फ स्मेल को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, समझिएगा। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो स्मेल को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जब वो अट्रैक्ट होंगे तो जाएंगे उस इंसेक्ट, उस फ्लावर को पॉलिनेट कर देंगे, और उसके लिए बदले में उनको क्या मिल जाता है बेटा? बदले में उनको ब्रीडिंग प्लेस भी मिल जाता है, ठीक ना। वो स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं और बदले में उनको ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है वहाँ पर वो अंडे भी देते हैं, और इस फ्लावर का एक काम कर देते हैं कि उसको वो पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक ना, पॉलिनेट कर देते हैं। ये सबसे टालेस्ट फ्लावर है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है बेटा, और ये युक्का वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, युक्का वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेटा एनसीईआरटी में है, और 99% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द डायरेक्ट एनसीईआरटी। 1% अगर कहीं से बाउंसर आ रहा है तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1% कहीं से क्वेश्चन अगर बाउंसर आएगा तो उसको भी आप कवर कर सको और करेक्ट आंसर को चुन सको, ठीक ना। चलो ये हो गया। और एक लार्जेस्ट फ्लावर, रेफ्लेसिया एक लार्जेस्ट फ्लावर होता है बेटा, ठीक ना। रेफ्लेसिया ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है बेटा, ठीक ना, लार्जेस्ट फ्लावर होता है। ये सबसे टालेस्ट फ्लावर है, रेफ्लेसिया एक लार्जेस्ट फ्लावर है, ठीक ना बेटा। चलो इतनी सारी चीज़ों को तो आपने देख लिया बेटा। अब आगे देखते हैं कि जो जैसे हम लोगों ने वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखा था, हमने एयर पॉलिनेटिंग फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था। अब वही फीचर हम देखेंगे यहाँ पर, किसका? वही फीचर देखेंगे अब हम जूफिली, यानी एनिमल पॉलिनेशन के फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। और आपको यहाँ पर एक होमवर्क भी देंगे, वो होमवर्क इम्पॉर्टेंट होमवर्क रहेगा, ठीक। आप लोग, कई बच्चे होमवर्क भेजते हैं और कई बच्चे भेजते भी नहीं हैं, लेकिन जितने लोग भेजते हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है, बहुत अच्छा लिख करके भेजते हो बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो, सफलता तो कदम चूमेगी ही चूमेगी, ठीक ना। ये तो मेरा वादा रहा आपसे। जिस तरीके से आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला भी बैठ करके देखता रहता है कि कहावत है ना कि खुद ही को कर बुलंदे इतना कि खुदा भी बंदे से आके खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यार इतना अपने आप को इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, इस हिसाब से इस मेहनत को ऊपर वाला बैठा देख रहा है कि यार इतना मेहनत कर रहा है, इसको क्या दे दे कि जो ये डिज़र्व करता है उतना तो आपको देगा ही देगा। ये ऊपर वाला भी इतना अपने बच्चों के साथ वो भेदभाव नहीं करता है। तो ऐसे मेहनत करते रहिए, पक्का श्योर यू विल बी वेरी बिग डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे आप लोग। जिस हिसाब से आप लोग जो डॉक्टर, जो मेडिकल के फील्ड में अपने प्रोफेशन को जो चुनना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली, और जिनका अपना अलग प्रोफेशन है, कोई यूपीएससी, कोई अलग अलग है, कुछ डिफेंस में लोग जाना चाहते हैं, तो सबके लिए वो है। आप जिस हिसाब से मेहनत करते रहो, ऐसे मेहनत करते रहो बेटा, जरूर एक दिन सक्सेसफुल मिलेगी आपको, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूफिली फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूफिली फ्लावर्स, ठीक ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूफिली फ्लावर। देखिए समझिएगा इसको बेटा, क्या होता है? दे आर सोवी और ब्राइटली, ठीक ना, सोवी और ब्राइटली कलर्ड, यानी देखने में वो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं और चमकदार होते हैं। जो मैंने बताया कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर इतने सुंदर खूबसूरत क्यों दिखते हैं? वो इसीलिए दिखते हैं कि किसी को आकर्षित कर सके, और गधे चले जाते हैं वहाँ पर, उसको तोड़ लेते हैं तोड़ने के बाद ले जाते हैं, लोग मुझसे शादी कर लो। अरे गधे वो एक्चुअल में वो
तुम कीड़े मकोड़े तो हो नहीं जो उसकी ओर आकर्षित होकर के चले गए। वो आकर्षित किसको कर रहा है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर रहा है कि आओ भाई मेरी जनरेशन बढ़ाने में हेल्प करो। क्यों? देखो क्योंकि मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, ब्राइट कलर का हूँ। वो ऐसा इसलिए होता है, ठीक ना, क्योंकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। चलो, मोस्ट insect pollinating flowers have landing platform। जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं उनके पास कीड़ों को बैठने के लिए स्थान भी होना चाहिए। अगर कीड़ा उसके पास जाएगा, बैठने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा तो कीड़ा क्या करेगा? उसके ऊपर बैठ करके कैसे वो पॉलन को कलेक्ट करेगा, कैसे वो नेक्टर को कलेक्ट करेगा, उसकी बॉडी पे कैसे लगेगा? तो क्या होना चाहिए बेटा, इसमें क्या होना चाहिए? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फ्लावर में होना चाहिए, और ऐसा होता भी है बेटा, ठीक ना। द पॉलन ग्रेन्स आर शाइनी हैवी। The pollen grains are shiny, heavy and surrounded by yellow oily and surrounded by yellow oily sticky substance called pollen kit, which protect from ultraviolet रेडिएशंस, और भी कई सारी खासियत। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये पॉलन किट, याद रखिएगा। पॉलन जो होता है उसके ऊपर बेटा शाइनी, ठीक ना, क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, थोड़ा सा हैवी होता है, भारी होता है, चिपक जाता है, सराउंडेड होता है येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस से। यानी इसके ऊपर क्या होगा बेटा? येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होगा, और जिसको क्या कहते हैं बेटा? पॉलन किट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना, पॉलन किट कहते हैं, पॉलन किट। अब क्या होगा? ये पॉलन किट जो होता है येलो ऑयली एक शाइनी सब्सटेंस होता है, जिससे कि पहली चीज़ तो क्या हो सके, उस इंसेक्ट की बॉडी पर वो चिपक सके। याद रखिएगा, एयर पॉलिनेशन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, वाटर पॉलिनेशन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। एयर पॉलिनेशन में क्या था? वो लाइट और नॉन स्टिकी था। वाटर पॉलिनेशन में क्या था? वो रिबन लाइक और उसके ऊपर म्यूसिलेज की कोट चढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? वो लगभग सर्कुलर शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, सर्कुलर शेप का, मोस्टली सर्कुलर शेप के होते हैं। फिर क्या होगा? उसके ऊपर येलो शाइनी कलर होगा, स्टिकी होगा, जिससे कि वो इंसेक्ट के ऊपर चिपक सके। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये डैमेज ना हो सके। समझ रहे हो ना बात को? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डैमेज ना हो सके, इस वजह से येलो कलर होता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक ना, रिफ्लेक्ट हो सके, उससे वो बच सके, जिसको कहा जाता है बेटा पॉलन किट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ठीक ना, एग्जाम में पूछा गया है। नोट कर लिया ना बेटा? ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, नोट करते जाना। चलो आगे क्या लिखा है? स्टिग्मा आर ऑफन इंसर्टेड, नेक्स्ट, stigma are often inserted and sticky। अब क्या होगा? स्टिग्मा थोड़ा सा क्या होगा? जो स्टिग्मा होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा, कुछ इस प्रकार से होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक ना। तो क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की ओर थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, जिससे कि पॉलन आकर के इस पे लैंड कर जाए, और जब लैंड कर जाए तो थोड़ा सा ये चिपचिपा होना चाहिए, तभी तो वो पॉलन को चिपका लेगा। नहीं तो क्या होगा? थोड़ा सा हवा चली और उड़ गया। तो इस वजह से थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? इंसर्टेड होना चाहिए, थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए, जिससे कि वो पॉलन को आसानी से चिपका सके, ठीक ना। सम फ्लावर्स प्रोवाइड safe place to insect for laying eggs। example
युक्का, युक्का एंड युक्का मॉथ, युक्का मॉथ, एग्जाम्पल युक्का एंड युक्का मॉथ, ठीक ना, युक्का एंड युक्का मॉथ। याद रखिएगा बेटा, युक्का मॉथ जो होता है युक्का मॉथ जो होता है बेटा टेजिटिकुला स्पीसीज इसको कहते हैं, या उसमें लिख लीजिए टेजिटिकुला, युक्का मॉथ को हम टेजिटिकुला स्पीसीज होता है, ठीक ना। युक्का भी कई सारी स्पीसीज होती हैं, टेजिटिकुला की भी कई सारी स्पीसीज होती हैं, इसको याद रखिएगा। को इवोल्यूशन का होता है और एक दूसरे से बेटा ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन को शो करते हैं। हम इकोलॉजी में देखेंगे बेटा क्या चीज़ होता है कि इनका स्पीसीज इंट्रैक्शन क्या होता है, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ढेर सारे होते हैं, आगे देखेंगे बेटा, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। ये एग लेइंग में, एग लेइंग के लिए एक सेफ ब्रीडिंग प्लेस ये प्रोवाइड करता है बेटा किसको, युक्का मॉथ को, और बदले में युक्का को क्या होता है, युक्का का पॉलिनेशन हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई बेटा। अब क्या हुआ, अब जितने भी फ्लावर को आप देख रहे हैं, जो इंसेक्ट इनके पास आएंगे उन इंसेक्ट को बदले में मिलता क्या है, बदले में मिलता है पॉलन ग्रेन और नेक्टर, ठीक ना। आ जाओ नेक्टर, फूलों का रस, उसको थोड़ा सा खा लो और थोड़ा सा पॉलन ग्रेन खा लो, और कुछ पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेट करने का काम कर देना यार, बाकी तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। करना क्या है बेटा, तुम जैसे होता है ना, मैं आऊँगा तुम्हारा थोड़ा सा मेरा पेट भर देना यार, जो काम कहोगे वो मैं काम कर दूंगा। तो इंसेक्ट तो आएंगे, पेट भर दिया आपने उनका, अब पेट भर दिया, वो आपको बदले में पॉलिनेशन का काम कर गए। देखो भाई, मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ये हमको सिखाते हैं हमारे पेड़ पौधे और हमारे कीड़े मकोड़े। ये करते क्या है, ये मुफ्त में कोई भी काम नहीं करते हैं। इंसेक्ट भी जो है ना, इंसेक्ट अगर किसी फूलों के पास जा रहे हैं तो बदले में पॉलन ग्रेन और नेक्टर दोनों को उनको फूड के रूप में मिल रहा है, और बदले में प्लांट को क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट करने का काम कर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चोर इंसानों में भी प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे भी कुछ डाकू जो होते हैं, चोर जो होते हैं, वो इन इंसेक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। वो होते हैं बेटा पॉलन नेक्टर रॉबर्स, पॉलन नेक्टर रॉबर्स। करते क्या हैं, ये इतने इडियट टाइप के ये कीड़े होते हैं। पौधा बेचारा तो खूब नेक्टर को प्रोड्यूस किया है, पौधा बेचारा खूब पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस किया है, अच्छा खासा प्रोड्यूस किया है। अब क्या करेगा, अब सोच रहा होगा कि किसी को आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, आएगा और उसको हम थोड़ा सा खाना भी खिला देंगे, बदले में वो क्या करेगा, हमारा पॉलिनेशन का काम कर देगा। लेकिन कुछ, मैंने कहा ना, कुछ कीड़े इडियट टाइप के होते हैं। जैसे कुछ हमारे क्लास में कुछ गधे हैं इडियट टाइप के, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं, अटेंडेंस लगवा लेते हैं, पढ़ते नहीं है, यानी वो चोरी कर रहे हैं। ठीक वही हाल ये इंसेक्ट का भी है। ये इंसेक्ट गधे, ये इंसेक्ट जो है ना, फ्लावर पर जाएंगे, जाने के बाद क्या करेंगे, उसके नेक्टर को ले लेंगे और पॉलन को लेकर चुपके से उड़ जाएंगे और पॉलिनेशन करने का काम नहीं करेंगे। यानी ये डाकू है, पूरे की पूरी रॉबरी करते हैं, चोर हैं ये। ऐसे इंसेक्ट को क्या कहते हैं हम बेटा, पॉलन नेक्टर रॉबर कहते हैं, यानी ये चोरी का भी काम करते हैं। तो हर जगह बेटा, हर जगह अपराध रहा है, चाहे वो प्लांट और इंसेक्ट कम्युनिटी में देखा जाए या ह्यूमन कम्युनिटी में देखा जाए। तो ये डाकू होते हैं बेटा, पॉलन नेक्टर रॉबर्स होते हैं, ठीक ना। अब बेटा, अब आपको एक होमवर्क, ठीक ना, होमवर्क नोट कर लो बेटा। होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड वाइंड पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड वाइंड पॉलिनेशन। ये आपको हमें लिख करके भेजना होगा बेटा। क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ, ये ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की भी संभावना है, बनते भी हैं क्वेश्चन बेटा। ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों को मैं पढ़ा चुका हूँ, वाइंड पॉलिनेशन पढ़ा चुका हूँ, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी पढ़ा चुका हूँ। जैसे आप लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में जो आपने डिफरेंस को भेजा था वो एकदम करेक्ट था बेटा। अब इसको भी कीजिएगा। अब अगला हमारा टॉपिक होगा बेटा, क्या होगा वो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को अपनाते हैं।
सेल्फ पॉलिनेशन को अपनाने के लिए अपने अंदर खासियत को विकसित किया है। कुछ ऐसे प्लांट कहते हैं ना 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 सेल्फ पॉलिनेशन से बेटा वो गड़बड़ हो जाएगा, स्पेसिएशन नहीं होगा, इस जो स्पीसीज क्या होगा, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी, वो जनरेशन में इवोल्यूशन नहीं होगा। हमको चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए पौधों ने अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार का एडाप्टेशन को डेवलप किया है, कुछ विशेष प्रकार की डिवाइसेस को डेवलप किया है। उसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं बेटा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे बेटा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।